बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पे हम चैप्टर पढ़े थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसकी 6 क्लास हमने देख ली थी। पिछली क्लास का यदि आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसमें आपने सीखा था कि जब किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। जितनी एनर्जी बाहर निकलती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी कोई भी न्यूट्रल एटम एनाइन में कन्वर्ट होगा या रिनाइन में कन्वर्ट होगा तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। हमने यह भी सीखा था कि जब कभी भी पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन यदि कोई एक बार एनाइन बन गया है और उसका डाई एनाइन बनाना है यानी कि X- से X2- बनाना है तो अब उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि अब एनाइन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है, यानी कि उनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये सब हमने पहली क्लास में सीखा था। इससे पहले जो क्लास पढ़ाई थी 6वीं क्लास में हमने वो सीखा था। आज जब इस चैप्टर की 7th क्लास हम पढ़ रहे हैं, एपिसोड 7, उसमें हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रभावित होती है, वह हमें देखना है। अगर हम पहला फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या फिर परमाणुवीय आकार, ये वो पहला कारक है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करता है। यह बात को समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जाएगी जिसे उसको ऐड होना है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ ऐड होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा जैसे जैसे उसकी एटम की साइज बढ़ती चली जाएगी, और जितनी दूर वो ऐड होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाती है। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब बात को इसको भी समझो। न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, नाभिकीय आवेश अथवा प्रभावी नाभिकीय आवेश, आप जानते हो हमने पहले चैप्टर में सीखा था कि नाभिकीय आवेश क्या है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, जितना उसमें धनावेश उपस्थित है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या कि उस नाभिकीय आवेश में से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को घटा दें, हम आवरण स्थिरांक को घटा दें तो आ जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक हो जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही अधिक हो जाती है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन ऑफ एटम। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको बात को समझने की कोशिश करें। हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि यदि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में या तो भरे हुए कक्षक हैं या अर्धपूर्ण कक्षक हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना कठिन काम होगा क्योंकि वो स्थायी विन्यास होता है। ये हम पहले पढ़ कर आए हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। तो जब ये स्टेबल होंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना कठिन होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी कम हो जाता है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट
एक और हम ले सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या इसको आवरण प्रभाव कहते हैं। एक और इसका नाम दिया था हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरण स्थिरांक। तो आवरण स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, समझने की कोशिश करें, जैसे ये मानो न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये आवरण स्थिरांक मैंने ढक दिया, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। बात समझ में आ गई? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को की पकड़ को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम कर देते हैं। इसका मतलब उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा है या उस पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। जितना आवरण प्रभाव अधिक होगा, न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पकड़ उतनी ही कमजोर हो जाएगी, और जितनी कमजोर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट। ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखें हम इसका पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन या इनकी आवर्त में क्या स्थिति रहती है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट किस में जाएंगे? पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इंक्रीज होगी। जब कभी भी हम आवर्त में, पीरियोडिक टेबल को दिमाग में लाओ, उसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, किसी भी पीरियड में, किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे से हम सोडियम मैग्नीशियम से लेकर हम लास्ट में कहाँ तक चलेंगे? क्लोरीन तक चलेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है। केवल इनर्ट गैस को छोड़ दीजिए या नोबेल गैस को छोड़ दें, हेलोजन का जो ग्रुप है वहां तक आने तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। कारण आपको पता है, हमने फैक्टर इफेक्ट में सीखा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उतना ही अधिक होता चला जाता है। हमने यह भी सीखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है, और हमने यहाँ इससे फैक्टर इफेक्टिव में सीखा था एटॉमिक साइज जितना कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम। तो इस तरह से हम लेफ्ट टू राइट जाने पर हम जानते हैं एटॉमिक साइज कम होता है, परमाणुवीय आकार कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती चली जाती है। यदि किसी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाती है। जब किसी समूह में या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। लिथियम की तुलना में सोडियम, सोडियम की तुलना में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम तक जाते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बहुत कम हो जाता है। तो पीरियोडिक फंक्शन की आप बात करते, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज होती है। और हम देखेंगे इसका केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर, बात को समझें। देखो कि ऐसे एलिमेंट्स, बात को बहुत ध्यान से समझना, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक होता है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। बात में उठा लो, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट दिया था कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हैलोजेंस हाईली रिएक्टिव होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि ये सब कैसे हैं? रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ये क्रियाशील पदार्थ हैं। तो जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो केमिकल बिहेवियर में हमें बात समझ में क्या आ गई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ही अधिक रिएक्टिव होंगे। दूसरी बात सीखें कि ये तो हमने क्या कहा उसमें कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज़्यादा, उतना ज़्यादा मोर रिएक्टिव। दूसरा देखें ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसको समझें। देखो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब खुद को किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनायन में। यदि पहले से एनायन है तो वो डाई एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा।
और जो खुद का रिडक्शन होगा तो वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीकारक पदार्थ का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी अधिक होगी वो क्या काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करता है, उसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है, वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हेलोजेंस हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। खुद का उनका रिडक्शन हो जाता है F से F माइनस में, Cl से Cl माइनस में, Br से Br माइनस में। यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, खुद का रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देंगे ये, और इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम ये समझ सकते हैं वो कंपाउंड की आयनिक नेचर होगी या फिर कोवलेंट नेचर होगी, आयनिक और कोवलेंट नेचर। इसको गहराई से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये एग्जाम में आता है। बात को समझो, दो शब्द को ध्यान दो। एक हमने इससे पहले बात की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनन एंथैल्पी की, इससे 2 क्लास पहले हमने बात की थी। और अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात को समझो, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा। यदि इन दोनों का डिफरेंस, बहुत ध्यान से बात सुनो, आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों का डिफरेंस कम है और वो जो कम डिफरेंस है उसकी पूर्ति किससे हो रही है, जालक ऊर्जा से या लैटिस एनर्जी से हो रही है, तो ऐसा कंपाउंड आयनिक होता है। बात को फिर गहराई से समझो, ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनका अंतर यदि कम है, इनमें डिफरेंस यदि कम है और उस डिफरेंस की पूर्ति लैटिस एनर्जी से हो जाती है, तो ऐसा कंपाउंड आयनिक होगा। एग्जाम्पल से बात समझे, जैसे हम बात करते हैं मानो NaCl की, जब Na किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na प्लस में और इलेक्ट्रॉन में, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी जो आयनन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू है 496 किलोजूल पर मोल, किलोजूल मोल माइनस, ये इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी क्योंकि हमेशा ये एंडोथर्मिक होती है। अब बात करते हैं Cl की, ये Cl जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में। ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट। और इसके लिए क्या वैल्यू निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है 348 किलोजूल पर मोल। ये नेगेटिव क्यों लिखी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 496 माइनस 348 किलोजूल पर मोल, तो लगभग आ जाएगी 148 किलोजूल पर मोल, 148 किलोजूल पर मोल। अब ये जो 148 किलोजूल पर मोल है, इसकी पूर्ति, क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी है और इसकी पूर्ति, इसका कंपेंसेशन किससे हो जाता है, लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा से हो जाता है। जब कभी भी Na प्लस और Cl माइनस मिलकर लैटिस में जुड़ते हैं, एक 3 डायमेंशनल लैटिस बनाते हैं, एक त्रिविमीय जालक बनाते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है जो इसका कंपेंसेट कर देती है। ये पॉजिटिव में है, लेकिन वो एनर्जी निकलेगी वो बाहर, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को वो नेगेटिव होगी। मानो वो निकलती है फॉर एग्जाम्पल 700 के आसपास, तो नेगेटिव एनर्जी आता है, पॉजिटिव, इसका मतलब सिस्टम लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब NaCl आसानी से बन जाता है। और NaCl की कैसी नेचर होगी, आयनिक नेचर का होगा, Na प्लस और Cl माइनस आसानी से बन जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम उदाहरण लें एक और, बोरोन ट्राइक्लोराइड का BCl3। अब ये देखते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है या फिर ये कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है। बोरोन को B3 प्लस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, B3 प्लस और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस। आप समझ रहे हो, यदि आयनिक बनेगा तो यदि आयनिक बनेगा तो इसको B3 प्लस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसकी IE1, IE2 और IE3, इसकी 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्यों होगी, एक पहला इलेक्ट्रॉन निकलने पर, एक दूसरा और एक तीसरा। इन तीनों का जो टोटल है वो 887 किलोजूल पर मोल है। इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है बोरॉन को बोरॉन 3 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, बोरॉन को बोरॉन 3 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अब ले मानो Cl3, यहाँ लेके हम ये 3Cl
गैसियस स्टेट में ये किस में कन्वर्ट होंगे 3Cl माइनस में, 3Cl माइनस में। इसका मतलब एक के लिए कितनी थी 348, तो 3 इंटू माइनस 348 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसको कर लें 2 3 लगभग कितनी आ गई है 1044 किलो जूल पर मोल, किलो जूल मोल माइनस का। अब आप डिफरेंस देखो, ये जो माइनस में कितना है 1044, प्लस में कितना है 6887 माइनस 1044। अब एनर्जी कितनी अधिक होगी, ये 3, ये 4, 8 और 5। अब इतनी अधिक एनर्जी को हम सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं कर सकते और लैटिस से भी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसका मतलब BCl3 क्या है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा कंपाउंड है, ये कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है। तो अब आपके बात एग्जांपल से बात समझ में आ गई होगी कि यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस कि कंपनसेशन यदि लैटिस एनर्जी से हो रहा है तो कंपाउंड आयनिक होगा, यदि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये कंपाउंड आयनिक ना होकर कोवलेंट होगा। तो ये बात हमें इससे, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है कि BCl3 एक या BF3 एक कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, जबकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से समझाइए, तो इसको आप आसानी से समझा दोगे। इसके अलावा और बात कर सकते हैं, जैसे जो भी कोई रेनाइन बनता है या एनाइन बनता है, तो एनाइन बनने के लिए उसमें गैसियस स्टेट में आना पड़ता है। गैसियस स्टेट में आने के लिए यदि बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक जैसे FCl Br और I, इस पर भी क्वेश्चन अधिकतर आता है। इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो 333 किलो जूल पर मोल है, मोल माइनस है, और इसकी हमने जैसा कहा 348 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है, उसको आप बात को समझने की कोशिश करो गहराई से कि एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम में आता है कि एक सामान्य परिस्थिति में हमने बात की थी कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ देखो फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन, अब जैसे ब्रोमीन की बात करें तो -324 किलो जूल पर मोल है, ये घट रही है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो -295 किलो जूल पर मोल, ये भी। तो ये ट्रेंड तो है, लेकिन बीच में क्लोरीन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। या हम सीधे से कहें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि समझाइए क्यों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। इसका कारण समझने की कोशिश करो। फ्लोरीन में केवल 2s और 2p ऑर्बिटल्स है, 2s और 2p ऑर्बिटल्स है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इनमें से, p में 6 और s में 2, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। तो एक छोटा सा साइज, 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पहले से ही, केवल एक इलेक्ट्रॉन को जुड़ना है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा बाहर निकलती नहीं है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो थर्ड पीरियड का ऑर्बिट है और थर्ड पीरियड का एटम है, और थर्ड पीरियड के एटम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18, 2, 8 और 10। अब इसमें से हैं कितने, केवल 7। तो एक तो 8 में से 7 भरे हुए, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे हुए समान चार्ज है, और यहाँ 18 में से केवल 7 है, तो जगह खाली पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से जुड़ जाएगा। इस कारण से फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन से निकलने वाली ऊर्जा अधिक होती है, या हम कहें इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। यह आप आशा समझा देना, एग्जाम में कई बार आता है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है, ये कॉम्पैक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर बाहर निकलने वाली ऊर्जा कम होगी। इसमें चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कुल 7 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और आई, जैसे मान लीजिए आता है, जैसे हम मान लीजिए मैग्नीशियम और बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनको आपको याद हो तो इसका तो कॉन्फिगरेशन है 2s2 और इसका लास्ट कॉन्फिगरेशन 3s2, इसका 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब है क्या, अभी हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, पहले वाली हमेशा नहीं, सामान्यतः कैसी होती है, निगेटिव होती है। लेकिन इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है, कारण आपके समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल कंप्लीटली बिल्ड है, पूर्णतः भरा हुआ है। जब ये पूर्णतः भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर इसमें कम एनर्जी
देनी पड़ेगी, या हम कहते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी बजाय के बाहर निकलने के। तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम में बजाय इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन देने पर एनर्जी जोड़नी पड़ती है, क्योंकि स्टेबल से ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर जाता है। इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यही बात नाइट्रोजन के केस में है। नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यहाँ भी आप देखें, यहाँ 2s2 2p3 2s2 2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन में 2s2 2p3, इसका मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होगी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, बजाय कि इससे पहले कार्बन आ रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन कम होगी। ये भी एग्जाम में पूछेंगे तो आप उसके लिख दोगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए कम होती है क्योंकि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए तो उसका आप आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आप कौन कौन से केमिकल बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और जितने एक्सप्लेन बाय के क्वेश्चंस हैं वो सब एग्जाम में आते हैं। तो इसको आप आसानी से आकर कर देंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसको आप कर दीजिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। धन्यवाद।